आज आखिरकार जो छात्रों का आंदोलन था वो खत्म हो गया। वो खत्म इसलिए हो गया क्योंकि जो उनकी सबसे प्रमुख मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो हो गया। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर जब लगातार ये खबरें आती रही कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, जब ये दावा सरकार के सूत्र करते रहे कि इस्तीफा किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान का हो नहीं सकता है, तो ये हुआ कैसे? आज हम आपको इस त्याग पत्र की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। शनिवार दोपहर तक किसी को अंदाजा नहीं था कि अचानक वो होगा जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate. इस्तीफे नहीं होते, हम कहना चाहते झुकती है दुनिया। नीट पेपर लीक के बाद 36 दिन से चलते जंतर मंतर के धरने वाले मंच पर आई इस आवाज ने बताया कि अगर त्याग करते हुए अपनी मांगों को मजबूती से युवा रखते हैं तो बड़े बड़े चुनाव जिताने वाले संगठन शिल्पी भी अपनी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं निभा पाने पर अपनी कुर्सी नहीं बचा पाते हैं। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जिस सरकार में 12 साल के कार्यकाल में अब तक आंदोलन प्रदर्शन किसी मंत्री को कुर्सी से डिगा नहीं पाया था, जिस सरकार में तीसरे कार्यकाल में सीटें घटने के बावजूद बड़े मंत्रालय पर उन्हीं मंत्रियों को जगह देकर ये संदेश दिया गया कि सरकार की मजबूती पर रत्ती भर असर नहीं आया, उस सरकार में 12 साल का रिकॉर्ड बनाने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र इस बात की गवाही है कि जब अन्न त्याग कर अपनी मांग रखी जाती है, जब धैर्य और संयम के साथ मार्च करते युवा पुलिस की लाठी सहकर भी रास्ते से भटकते नहीं, छात्रों के हक में धरने प्रदर्शन के साथ त्याग के जंतर मंतर पर जुटे रहते हैं, जब देश के अलग अलग राज्यों तक शहरों तक प्रदर्शन के साथ युवाओं ने अपने रोज के कामों को त्याग कर अपनी आवाज उठाने की ठानी, तब जाकर मोदी राज के हर कार्यकाल में मंत्री बनते आ रहे। 5 साल से देश का शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे, नीट से लेकर सीबीएसई कॉपी जांच विवाद तक के साए में जवाबदेही के कटघरे में खड़े किए गए धर्मेंद्र प्रधान को त्याग पत्र देना पड़ता है। This is for them. ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थी। ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। To the people of India, this is how a democracy should be. ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। जंतर मंतर पर 5 हफ्ते तक चले इस धरने में सबसे अहम यही 20 तस्वीरें हैं। असल में ये 20 तस्वीर नहीं बल्कि वो 20 सवाल रहे जो सरकार और सिस्टम की नाकामी की वजह से लीक हुए नीट पेपर के बाद अपनी उम्मीदों के टूट जाने के डर के साए में जान दे देते हैं। और तब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आकांक्षा जैसी बेटियों के परिवारों को उनकी बेटी तो नहीं लौटा सकता, लेकिन ये विश्वास दिला सकता है कि जवाबदेही तय की गई है। आकांक्षा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि मम्मी पापा आपका मुझ पर भरोसा था, मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है। सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। 19 साल की आकांक्षा चतुर्वेदी जैसे देश के 20 बच्चों ने 3 मई को हुई नीट परीक्षा के बाद सोचा था अब की बार डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा, लेकिन पेपर लीक और फिर नीट पेपर रद्द की खबर मिलने के बाद वो ऐसा टूटे, परिवार का सब कुछ उजड़ गया था। जब पेपर दे के घर आई तो वो बहुत खुशहाल थी, उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। मानो बोली कि हम 650 से नीचे मेरा मार्क नहीं आएगा, और जब पेपर लीक हो गया
तो बच्ची काफ़ी सदमे में आ गई, काफ़ी दुख में आ गई, खाना पीना सब बंद कर दी थी और किसी से बात वोत करने में भी ज़्यादा उत्सुक नहीं रहती थी। बहुत बड़ा नाम होगा। ऐसा बोलती कितने सारे सपने दिखा के चली गई थी कि उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। इन्हीं परिवारों को न्याय दिलाने, नीट पेपर लीक के बाद अकाउंटेबिलिटी तय करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर सोशल मीडिया से जन्मी कॉकरोच जनता पार्टी ने धरना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ शुरू किया, जो 36 दिन बाद अंजाम पर पहुंचा है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। शनिवार दोपहर 2:18 पर 2 सफेद पन्ने पर 575 शब्दों की काली इबारत लिखकर धर्मेंद्र प्रधान ने एक पोस्ट की। अपनी गलती खुलकर नहीं मानी, बल्कि लिखा कि पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान अपने त्याग पत्र में लिखते हैं कि देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। ये मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा पाएं, देश की एकता बनी रहे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात का विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा, और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले। इस बात से कोई रत्ती भर इनकार नहीं कर सकता है, नीट पेपर लीक के जिस मामले पर चारों तरफ से उठते तमाम सवालों पर प्रधान इस्तीफा प्रूफ बने रहे, जहां विपक्ष का प्रदर्शन भी पहले धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी पर चुनौतियों का बादल नहीं ला पाया, वहां 16 मई को बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने 2.25 महीने से कम वक्त में आंदोलन करके युवाओं को जोड़कर प्रधान को इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया। सोमवार को पेपर लीक के खिलाफ बिल पेश किया जाएगा। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक का प्रस्ताव जितेंद्र सिंह रखेंगे। वो विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी रखेंगे। सोमवार यानी परसों ये कार्रवाई होने वाली है। लोकसभा में सोमवार को पेपर लीक के खिलाफ वो बिल आएगा, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कहा था। इधर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उधर जंतर मंतर पर जश्न मनने लगा। लोकतंत्र की जीत की बात हर शहर में कही जाने लगी, लेकिन ये जीत और जश्न यूं ही इस मंजिल तक नहीं पहुंचा है। सरकार और सीजेपी के बीच 3 मुलाकातें हुई, थोड़ी खींचतान हुई, लेकिन जब सीजेपी एक कदम भी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटी, तो शुक्रवार तक बातचीत में जिन्हें सोफे की जगह कुर्सी बैठने को दी गई, उन्हीं लोगों के आंदोलन की वजह से शनिवार को मंत्री की कुर्सी चली गई। जंतर मंतर से संसद मार्ग तक की 2 तस्वीरें 5 दिन के भीतर बदलाव की मांग करते युवाओं की मांगों पर बदली हुई तस्वीर की गवाही देती है। जहां 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद मार्च करते निकलते युवाओं पर पुलिस लाठीचार्ज करती है, वहीं 25 जुलाई को जंतर मंतर से लेकर आसपास के इलाके में वही युवा जश्न मनाते दिखते हैं, नाचते गाते दिखते हैं, क्योंकि पुलिस की लाठी से मिली लोकतंत्र की हार पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे ने जीत दिला दी है। एक लंबा आंदोलन, उसके बाद वो जनरेशन जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जिद्दी है, जेन जी, और उठा करके मोबाइल फोन, इंस्टाग्राम, टूल, रील, पता नहीं क्या क्या लेकर के आए। तो ये बताइए, आप लोगों ने तो रील से ही मार दिया सब कुछ इस बार। अब वो तो क्या है, हो गया खत्म, या यहाँ पे जमावड़ा चलेगा? अभी भी है, अभी भी है, क्योंकि लॉन्ग वे टू गो। अभी बहुत ज्यादा है कि अभी तो ये तो छोटी सी शुरुआत थी। हाँ, व्हेन यू हर्ड दिस कि रेजिग्नेशन हो गया, पहला थॉट मन में क्या आया था? we hugged each other. We hugged each other. That was the unity which we could not think of anything. I could not believe कि हो गया है। सबसे बड़ा वेपन क्या था इस पूरे प्रोटेस्ट में आप लोगों का?
आई थिंक सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया पे कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि ऑल्सो यूनिटी, बिकॉज कितना भी सरकार ने इतना ज्यादा तोड़ने की कोशिश करी, इतना ज्यादा अलग करने की कोशिश करी, हर एक एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया। When you heard that पाकिस्तान पैसा, अमेरिका, चाइना, ये कहाँ के लड़के हैं, पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं। हम लोग को गुस्सा इतना नहीं आ रहा था, हम लोग को हंसी आ रही थी कि यार मतलब किस तरीके की ये चीजें सोच रहे हैं, उसके बाद भी स्टूडेंट्स इतने बेवकूफ होके नहीं बैठे। ये जश्न यूं हंसते हंसते नहीं आया, ये जश्न तब हो पाया जब 36 दिन आंदोलन चला। ये जश्न तब हो पा रहा है जब इसके लिए 26 दिन सोनम वांगचुक को अनशन करना पड़ा। जंतर मंतर जश्न का गवाह तब बन पाया है जब इसके लिए सोनम वांगचुक को कोर्ट के आदेश की आड़ में पुलिस सादी वर्दी में सफेद चादर से ढककर अचानक जंतर मंतर से हटा देती है और युवा गुस्से में आ जाता है। संसद मार्च में लाठी, पैलेट गन के दावे और आंसू गैस के गोले तक खाने के बाद भी जब अडिग रहे युवा, तब जाकर 20 जुलाई, 24 जुलाई और 25 जुलाई इन 3 मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की राह बनती है। और इन्हीं सीजेपी और सरकार के बीच मुलाकात की 3 तस्वीरों में बहुत कुछ कहानी पता चलती है। 20 जुलाई की पहली मुलाकात याद करिए, जब सीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया कि 2 घंटे इंतजार करा के मंत्री जी ने केवल 10 मिनट बात की। ये वो मुलाकात थी जिसमें कोई बात बनती नहीं दिखी। इसके बाद जब लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी डटे रहे, टस से मस नहीं हुए, तब 24 जुलाई यानी शुक्रवार को दूसरे राउंड की बातचीत सरकार और सीजेपी के बीच होती। अब इस वीडियो को देखिए। सोशल मीडिया पर शुक्रवार को हुई इस बातचीत में चर्चा ये होने लगी कि सरकार के मंत्री तो सोफे पर बैठे रहे, लेकिन सीजेपी के 2 प्रवक्ता जो बातचीत करने पहुंचे उन्हें कुर्सी पर बैठाया गया। हालांकि ये वो मुलाकात रही जिसने आगे धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी खिसकने की जमीन तैयार की, क्योंकि इसी मुलाकात में सीजेपी ने साफ कर दिया कि भले सरकार ने मृतक छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने पर सहमति जताई हो, लेकिन प्रदर्शनकारी बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के झुकने और रुकने को तैयार नहीं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार से विस्तृत चर्चा हुई। हमने सरकार को न सिर्फ जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रही है, बल्कि जो देश भर में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, 150-200 से ज्यादा शहरों में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी। ये सेंटीमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा। इसी के बाद 25 जुलाई को जब सरकार से तीसरे राउंड की बातचीत होती है और 24 जुलाई की मुलाकात के मुकाबले कुर्सी की जगह सोफा सीजेपी के प्रवक्ताओं को भी बैठने के लिए मिलता है, तो इस मुलाकात से ऐन पहले धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री वाली कुर्सी छोड़ देते हैं और सीजेपी के लोग भी सरकार के सामने सोफे पर आ जाते हैं। इसी मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह के साथ प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीजेपी ने बताया कि तीनों मांग मंजूर हुई है, आंदोलन खत्म हुआ है। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था, उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है, जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा। इस बात को हम लोगों ने माना है। हमें करेक्ट। दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में, तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। हम लोग पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि ये जो आंदोलन है ये युवाओं का आंदोलन है, जो इस देश का फ्यूचर है उनका आंदोलन है, एंड कोई भी ताकत हो वो देश के फ्यूचर के सामने
अड़ी नहीं रह सकती। हमारे जो डिमांड्स थे कोई रेवोल्यूशनरी, कोई रेडिकल डिमांड्स नहीं थे। जो बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था उसकी मांग थी। जो फैमिलीज के बच्चे नीट के लीक के वजह से सुसाइड करके मर गए, उनके डिग्निटी के लिए ये आंदोलन था। एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा, उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसीज कोई एक्शन ना ले, वो डिमांड था। ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड थे एंड बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नए शिक्षा मंत्री के तौर पर प्रहलाद जोशी दिख सकते हैं। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। फिलहाल सरकार में वो कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का मंत्रालय संभालते हैं। उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की दी जा रही है। आज सुबह धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफा हुआ दिन में, उसके बाद उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया और अब अपने मौजूदा मंत्रालय के साथ प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल प्रहलाद जोशी जो है वो अब नए शिक्षा मंत्री होंगे। उनके पास पहले से 2 विभाग है, एक कंज्यूमर अफेयर है और उसके साथ साथ जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो उनके पास विभाग है। क्योंकि आज ही दोपहर जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और क्योंकि कोई कैबिनेट रिशफल नहीं है, तो जो वर्तमान में कैबिनेट है उन्हीं में से किसी एक को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। तो प्रहलाद जोशी को जो है ये जिम्मेदारी दी गई है नए शिक्षा मंत्री के तौर पर। वो अब कार्यभार देखेंगे और जब भी कैबिनेट रिशफल होगा तो हो सकता है प्रहलाद जोशी की जगह कोई और कैबिनेट शिक्षा मंत्री हो या फिर प्रहलाद जोशी परमानेंट हो और उनके जो बाकी 2 डिपार्टमेंट हैं वो किसी और मंत्री को फेरबदल और विस्तार में दे दिए जाए। हालांकि कुछ ही देर पहले प्रहलाद जोशी की तरफ से भी बाकी मंत्रियों ने भी अपने कैबिनेट को लीक धर्मेंद्र प्रधान के बारे में लिखा। प्रहलाद जोशी ने भी लिखा कि उनके कार्यकाल के दौरान जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसका क्रियान्वयन हुआ है 2020 की। और अब प्रहलाद जोशी भी समझ रहे होंगे कि अभी इस समय जो सबसे कठिन एक मंत्रालय हो सकता है वो शिक्षा मंत्रालय ही है, शिक्षा विभाग ही है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों में अगर जितने विवाद आप देखेंगे तो वो ज्यादातर विवाद शिक्षा मंत्रालय से होंगे। यूजीसी का जब मैटर, उसके अंदर जो है शिक्षा मंत्रालय है। सीबीएसई के अंदर जिस तरीके से मार्कशीट का इशू आया, जो है ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम, वो शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ था। नीट पेपर लीक का मामला जो है वो शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ था। तो एक तरीके से लगातार जो है कई ऐसे विवाद हैं जो इस सरकार में आए वो शिक्षा मंत्रालय से ही जुड़े हुए थे। तो प्रहलाद जोशी के लिए एक कठिन राह जरूर होगी, लेकिन क्योंकि प्रहलाद जोशी एक लंबे से राजनीति में है, सांसद हैं, मंत्री हैं। 2019 से 20 वो जो है मंत्रालय देखते थे, माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर। उसके बाद जो है उनको जब 24 में सरकार बनी है तो कंज्यूमर अफेयर और रिन्यूएबल एनर्जी का मंत्रालय दिया गया है। उसके साथ साथ जो है लगातार वो कर्नाटक के अंदर भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं लंबे समय तक। एक तरीके से एक मंझे हुए पॉलिटिशियन है, मंझे हुए राजनेता है और उम्मीद उनसे अब सरकार को रहेगी, प्रधानमंत्री को रहेगी कि वो शिक्षा मंत्रालय इस कठिन समय में अच्छे से संभाल पाएं। लेकिन ये भी देखना है कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट है या फिर शिक्षा विभाग उन्हीं के अधीन रहेगा। बहरहाल आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर जब लगातार ये खबरें आती रही कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो फिर आखिर क्या हुआ? परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, वो काम करने में सरकार जुटी है, तो फिर अचानक इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने कैसे दिया? आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा इसकी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। इस इनसाइड स्टोरी का शीर्षक है कि क्या 72 घंटों के अल्टीमेटम के कारण हुआ प्रधान का इस्तीफा? क्योंकि खबर है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए सीजेपी ने 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया था। शुक्रवार को जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बातचीत में ये अल्टीमेटम दिया गया था। सीजेपी की तरफ से कहा गया था कि उनकी एक ही मांग है
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सीजेपी की ओर से कहा गया था कि अगर 72 घंटों में इस्तीफा नहीं होता है तो फिर से संसद की ओर मार्च किया जाएगा। सीजेपी के प्रवक्ता ने साफ कह दिया था कि दोबारा संसद मार्च करने की बाहर जाकर घोषणा कर देंगे। इस पर दोनों मंत्रियों ने कहा कि हम आपको बात करके बताते हैं। इसके बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी। इस बीच एनटीए के 47 अधिकारियों की छुट्टी कर दी गई। एनटीए के पुनर्गठन के लिए नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इसके बावजूद सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी रही। आज जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने एक बार फिर अमित शाह से मुलाकात की। खबर है कि उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेजा। इसी के बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सीजेपी नेताओं से मिले और फिर आंदोलन खत्म हुआ। हिमांशु, ये जो पूरी जानकारी सामने आ रही है, जाहिर है कि शुरुआत से ये कहा जा रहा था कि चूंकि सीजेपी लगातार अड़ी हुई थी, भले ही विपक्ष की तरफ से भी ये मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार के लिए ज्यादा बड़ी चिंता जो छात्र हैं उनकी तरफ से ये मांग, और उस पर एक कदम भी पीछे नहीं खींचने को वो तैयार हो रहे थे। हिमांशु, देखिए, कल जब दूसरे राउंड की मुलाकात हुई थी सीजेपी के जो प्रदर्शनकारियों के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ, तो उस वक्त 2 मुलाकातों पे आम सहमति जो है वो बन चुकी थी। एक कि जो छात्रों पर किसी भी तरीके के केस रजिस्टर हुए हैं उनको वापस ले लिया जाएगा 20 जून से कल तक। उसके साथ साथ जो है वो जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनको मुआवजा देने के लिए सहमति बन गई थी। अमाउंट कितना होगा ये सहमति नहीं बन पाई थी। उन्होंने कहा था जो भी होगा बेस्ट वो हम करेंगे, जिसकी घोषणा आज जेपी नड्डा और सौरभ ने की है। लेकिन एक चीज थी, उन्होंने ये कहा ये 2 सहमतियां ठीक है, हमारी जो मुख्य मांग है वो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उनको इस्तीफे से कम कोई चीज स्वीकार नहीं है। तब जो है दोनों ही मंत्रियों ने ये साफ साफ कह दिया ये हम इसका डिसीजन नहीं ले सकते, हम प्रधानमंत्री तक आपकी बात को पहुंचाएंगे, जो भी कुछ होगा उसके लिए आपको बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम बाहर जाकर जो है अभी मार्च की और अन्य किसी प्रोग्राम की जो है वो घोषणा कर दे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप रुकिए, हम बात करके जब अगली मुलाकात होगी आपको अपडेट देंगे। 72 घंटे का समय था। उस समय के अंदर अगर आप देखेंगे तो आज ही 24 घंटे होने तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। उन्होंने खुद से जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि पहले दिन से मैंने इसकी जिम्मेदारी ली थी और जो कुछ बेस्ट हो सकता था वो मैंने करने की कोशिश की। श्वेता, उनका पूरा पत्र है जो उन्होंने युवाओं को एड्रेस करते हुए लिखा है। उन्होंने कहा कि कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें जो है इस प्रदर्शन का, इस धरने का फायदा उठा सकती थी। मैंने इसी लिए जो है इस्तीफा दिया है। मैं नीट के दोबारा पेपर एग्जाम कराए, वो सारी चीजें हैं। लेकिन आप देखिए लगातार आज सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि जब लोग ये सोच रहे थे कि क्या इस्तीफा होगा, इस्तीफा अचानक आज उनका सामने आ जाना, और उसके बाद जो सीजेपी की तरफ से भी जो 72 घंटे की डेडलाइन दी गई थी वो सारी चीजें अब पीछे रह गई। इस्तीफा हो गया। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या विपक्ष पहले से ज्यादा हमलावर होगा प्रधान के त्याग पत्र के बाद? अब ये सबसे बड़ा सियासी सवाल है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल से लेकर अखिलेश तक उनके इस्तीफे को पीएम मोदी और बीजेपी का झुकना बता रहे हैं। सवाल यह है कि क्या जंतर मंतर पर जो आंदोलन खत्म हो चुका है वो दूसरे रूप में संसद में लड़ा जाएगा? क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सवाल है कि क्या यह मुद्दा ठंडा पड़ जाएगा या फिर सरकार के लिए सियासी मैदान में भी आगे बड़ी लड़ाई लड़ने की चुनौती रहेगी। इस सवाल पर सबसे बड़ा संकेत लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी देते हैं। ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है, एजुकेशन सिस्टम जो हमारा
हमारी शान हुआ करती थी। पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। उस पर रिएक्शन था। राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे को बेरोजगारी से जोड़ते हुए सरकार के साथ आरएसएस को भी घेरना शुरू कर दिया और बता दिया कि उनके लिए मुद्दा भी खत्म नहीं हुआ है। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया। बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर। अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी 2 मांगे रखी। बताया कि संसद में इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी तक पर हमले करते रहेंगे। मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने भले ही अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन इसने विपक्ष को ताकत देने का काम किया है, जिससे लगने लगा है कि सरकार को झुकाया जा सकता है। ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंततः भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया है। ये युवाओं की बड़ी जीत है। लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों, उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने। अखिलेश यादव को 2027 में बदलाव के लिहाज से छात्रों के आंदोलन में सरकार का झुकना शुभ संकेत लगने लगा है, जिससे ये सवाल और मजबूत होता है, क्या ये लड़ाई एक इस्तीफे पर ही जाकर खत्म हुई है या आगे और लंबी चलेगी। I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. तो विपक्ष का सारा जोर नौजवानों को बधाई देने के बाद ये बात बार बार दोहराने में लग गया है कि सरकार और बीजेपी को तो जनता ने आंदोलन करके झुका दिया। आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। छात्रों की जीत बताने के साथ अब धीमे धीमे ही सही इसका श्रेय लेने की भी होड़ शुरू होने लगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी जेनजी की बहुत दिनों से बात कर रहे थे, जिनकी ताकत का एहसास अब सरकार को हुआ है। देश की जेनजी ने, युवाओं ने अपने हौसले और साहस से एक बहुत ही घमंडी सरकार के
घमंड को चूर चूर कर दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले उसका मजाक उड़ाया गया, फिर चुप्पी हो गई, फिर रात को 12 बजे रील्स आने लगी, फिर फ्रेंड्स बन गए वो लोग। लेकिन घमंड टूटते हुए हमने रोज देखा, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, और आज उसकी परिणति ये हुई कि धर्मेंद्र प्रधान को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। शरद पवार ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को नौजवानों की जीत बताया और पीएम के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र किया और लिखा कि बातचीत के 2-3 दौर पहले ही हो चुके थे। मैं खुद प्रधानमंत्री से मिला, मैंने उनसे अनुरोध किया कि लोकतंत्र में संवाद बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, या तो इस्तीफा देना चाहिए या फिर बातचीत करके उनकी क्या बातें हैं उन्हें सुनना चाहिए। इसके लिए आप केंद्रीय मंत्रिमंडल के 2-3 मंत्रियों, संभव हो तो वरिष्ठ मंत्रियों को नियुक्त करें। तो सड़क पर छात्रों की लड़ाई भले ही अब पूरी हो गई हो, लेकिन अभी संसद में जंग बाकी है। ये कामयाबी है उन तमाम नौजवानों की जद्दोजहद और उनकी कुर्बानी, और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं। और आज का जो तब्दीली पैदा हुई है वो इस बात की तरफ इशारा देता है कि मोदी सरकार अगर ये समझ रही है कि वो जो चाहे कर सकती है, चाहे बुलडोजर से घर तोड़ सकती है या फिर किसी को दबा सकती है, तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा। सरकार सोमवार को पेपर लीक पर सख्त कानून का बिल पास करने की तैयारी में है। ड्राफ्ट तैयार है, चर्चा भी तय हो चुकी है। जहां विपक्ष की पहली बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के रूप में पूरी हो चुकी है, इसलिए सरकार और बीजेपी अब विपक्ष से भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की हिदायत देने लगे हैं। अब ये एक कसौटी होगी विपक्ष की, क्या वो संसद में चलने देती है संसद और अपनी बात संसद के पटल पर रखती है धारदार तरीके से, या फिर भागने का प्रयास करती है, या अगले 48 से 72 घंटे में साफ हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या कानून और इस्तीफे से इस समस्या का समाधान निकलेगा? क्या छात्रों को पेपर लीक की बीमारी से मजबूत छुटकारा मिल पाएगा? आज तक ब्यूरो। आंदोलन, प्रदर्शन, धरना, यूं तो रोज देश में अलग अलग मुद्दे समस्या पर होता आया है, लेकिन ये आंदोलन क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ नारे अलग रहे, यहाँ प्रदर्शन करने वाले पोस्टर अलग हैं। जंतर मंतर पर जेन जी ने विरोध की नई स्क्रिप्ट लिख दी, जिसमें मीम, व्यंग और छोटी छोटी पंचलाइन से कही गई बातों ने आंदोलन को पिछले सभी आंदोलनों से अलग कर दिया। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक आंदोलनकारी जेन जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम से अपने संदेश दिए, जो कुछ ही समय में करोड़ों लोगों तक पहुंचे। ये सिर्फ एक मोबाइल वीडियो नहीं, बल्कि इस बात का कबूलनामा रहा कि जनता अगर डिजिटल मंचों पर सक्रिय है तो लोकतांत्रिक संवाद भी उसी भाषा और माध्यम से होना सियासत की नई जरूरत। खुशियों की खबरें भी आ रही। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात पहले किसी आंदोलन की सफलता उसकी भीड़ और मीडिया कवरेज से आंकी जाती रही, लेकिन अब किसी भी प्रदर्शन का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसकी तस्वीरें, वीडियो और संदेश डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कितनी तेजी से फैलते हैं। थैंक्स टू एवरीबॉडी। मिलेनियल्स और जनरेशन जी में जो फर्क है ना, वो है उनकी क्रिएटिविटी का। अब जंतर मंतर पर भी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया, ऐसे ऐसे पोस्टर, ऐसे ऐसे रील दिखाई दिए ना, हमने तो कभी अपनी पीढ़ी में नहीं देखा, नहीं पढ़ा। अब रेजिग्नेशन हो गया ना, जरा क्या लिखा पढ़ के बताइए। अब आप पढ़ के बताइए भैया। ये सबसे ज्यादा ये वाला वायरल हो रहा था, और उसके बाद फिर अब इस्तीफा हो गया तो फिर बना, ये तुरंत बना के लेके भी आ गए आप लोग। यहाँ क्या लिखा है, मान लिया तो हार गए, ठान लिया तो पार गए। तो आप लोग ने ही बैठे बैठे बना लिया? नहीं, घर से बना करके जल्दी जल्दी, कोई तो जल्दी जल्दी काम कर। ये वाला आइडिया कौन लाया था ये लिखना है? ये किसका आइडिया था? ये मेरा ही था वैसे। आपने खुद से बना लिया? ये जो जनरेशन है वो इतनी ज्यादा क्रिएटिव है, और ऐसे ऐसी चीजें आपको एक बार पढ़ने में हंसी आ जाएगी, लेकिन वो हंसी लाकर पंच। अच्छा, यहाँ पोस्टर्स का बड़ा रोल रहा है। इंडिया नीड्स टोटल रेवोल्यूशन। अब ये भी है कि
अब नीट का मामला था, तब से लेकर के छात्र जो हैं वो टोटल रेवोल्यूशन लेकर के आ गए। शायद इसीलिए पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये युवाओं का प्लेटफॉर्म जिसे प्रदर्शनकारियों के साथ देश भर के नौजवान इस्तेमाल करते हैं, जिनसे सीधी बात करने के लिए प्रधानमंत्री ने इस प्लेटफॉर्म को चुना। थैंक यू दोस्तों। सवाल ये भी आता है कि क्या इस बात को सत्ता ने समझा कि जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन शहर शहर जंतर मंतर बनाने लगा है, जहां यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान तक युवा सड़क पर उतरते दिखने लगे थे। पेपर लीक के खिलाफ शनिवार को भी देश भर में प्रदर्शन होते रहे, लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई, सभी जगह जश्न मनाया गया। हालांकि कई शहरों में ये विरोध उग्र भी होता दिखा। तो सवाल ये भी है कि क्या ऐसे ही शहर शहर आंदोलन की चिंता ने इस्तीफा कराया? दिल्ली की तरह लखनऊ में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी झूम उठते हैं, विरोध जश्न में बदल जाता है। इसके अलावा कनॉट प्लेस की, जहां पर इस वक्त पुलिस और पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो अब धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी हैं उनको घर वापस जाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह से ही कनॉट प्लेस पर जबरदस्त भीड़ जो थी देखी जा रही थी। मेट्रो से तमाम लोग आ रहे थे, मेट्रो स्टेशन को खोला गया। उसके बाद की ये तस्वीर है कि किस तरीके से कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में जबरदस्त भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे थे। अब धीरे धीरे पुलिस जो है वो उनको वापस जाने की अपील करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इनर सर्कल की तस्वीर है। अभी भी आपको जबरदस्त प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर नारेबाजी लगाते हुए जो है वो नजर आएंगे। ऐसे में माहौल खराब ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स अब तमाम लोगों से ये अपील कर रही है कि वो अपने घर जो है वो वापस जाए। मेट्रो स्टेशन के गेट जो है वो खोल दिए गए हैं। देश के बाकी राज्यों की तरह पेपर लीक के खिलाफ छात्रों में लखनऊ में आक्रोश था, जिसमें वो छात्र छात्राएं शामिल हुए जो अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। घर से पता गया है? घर पे नहीं बताया? नहीं। घर पे क्या बोला है? अभी जाकर बता देंगे, हमें पता नहीं था ये प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, अब रास्ते से निकले, देखा कि हो रहा है, पहुंच गए। कॉकरोच देख के पहुंचे, प्रोटेस्ट देख के पहुंचे? प्रोटेस्ट देख के पहुंचे। हम लोग जिनके साथ हम यहाँ तक आए हम उनको जानते भी नहीं थे। लखनऊ में जहां प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन प्रयागराज में इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। वहीं कुछ ने तोड़फोड़ की। हालांकि पुलिस ने यहां संयम से काम लिया और कार्रवाई नहीं की। ऐसा ही हंगामा पटना में भी देखने को मिला। यहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस में भिड़ंत हो जाती है। पुलिस पर पथराव हुआ, जिसके जवाब में लाठीचार्ज पुलिस ने किया। ये लोग कहाँ से हैं सर? कहाँ से? पटना के ही है, लोकल है जो बाहर से भी पकड़ा रहे, बाहर के लोग बाहर से भी आया है, बाहर से भी। तो आप लोग को भी तो ऊपर चलाए, हम लोग को ऊपर भी चलाए, वही तो पकड़ा है। चलिए उपद्रवी है ना। यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन सब विद्यार्थी लोग है जो ढेला, देखिए तो ढेला चलाए, सब फोड़ फाड़ दिए, चोट भी लगा। यहाँ हम तो रोड पर थे तो उधर भाग गए, ऊपर थी, इसमें न थे, इसमें होगा तो हो ही गया। हम सुलभ शौचालय में भाग गए थे। बिहार के सिवान में भी प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ। पुलिस ने बेकाबू होते प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पूर्णिया में भी सड़कें रणभूमि बन गई। अलग अलग संगठनों ने मिलकर पैदल मार्च निकाला, लेकिन फिर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पुलिस ने बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी और बात लाठीचार्ज तक पहुंच गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर खुशी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अभी उनकी एक मांग पूरी हुई, वो अब चाहते हैं कि पूरा शिक्षा तंत्र सुधरे। पहली बार इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने, और मैं चाहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और देख लो, ये मेरा दोस्त है, इसके पापा ने बोली थी कि तुम जा तो रहे हो घर, जब ही आना, जब इस्तीफा लेके आना। और मैम इस्तीफा लेके हम घर जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन इस आंदोलन का असली मकसद तब पूरा होगा जब शिक्षा के पूरे शैक्षिक तंत्र में सुधार होगा। शिक्षा मंत्रालय मोदी सरकार का ये वो विभाग है जिसके साथ एक अलग ही खबर का रिश्ता है।
मोदी सरकार के 12 साल में 4 लोग शिक्षा मंत्री रहे और इसी से आप समझ जाइए कि इन 12 साल में कोई शिक्षा मंत्री 5 साल तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नहीं संभाल पाया। सबसे पहले स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री बनी, जिनका कार्यकाल 771 दिन का रहा। इसके बाद प्रकाश जावड़ेकर 1060 दिन तक शिक्षा मंत्री रहे। रमेश पोखरियाल निशंक तीसरे मंत्री बने, लेकिन शिक्षा विभाग में 770 दिन तक रह पाए। धर्मेंद्र प्रधान 7 जुलाई 2021 से अब तक 1845 दिन शिक्षा मंत्री रहे। एक बात यह भी पता चली है कि मोदी राज में 4 शिक्षा मंत्रियों में से 3 को जुलाई के महीने में ही बीच कार्यकाल पद छोड़ना पड़ा। जैसे इस बार धर्मेंद्र प्रधान, जो खुद कभी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करते रहे, इस बार खुद लीक पर आंदोलन से कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ी। ये तस्वीर अब याद करना जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि ये शख्स अभी देश की हर खबर में दर्ज है। ये तस्वीर बताती कि आंदोलन से निकले नेता अगर आंदोलन का हासिल भूल जाएं, तो फिर आंदोलन ही उनके लिए भी भारी पड़ जाता है। 29 साल पहले 1997 की तस्वीर। पेपर लीक के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने तब ओडिशा में विरोध प्रदर्शन किया। प्रधान के सहयोगी रहे प्रशांत राउत अंग्रेजी अखबार को बताते हैं कि 1997 में ओडिशा में एक पेपर लीक हुआ था। तब धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदर्शन किया, जिसमें करीब 150 छात्र शामिल हुए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान को बुरी तरह पीटा गया। 29 साल बाद नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हुए आंदोलन ने उन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया, जो संगठन और सरकार के सबसे मजबूत सिपाही बनकर चलते रहे। तारीख 15 मार्च 2025। बिहार में चुनावी हलचल से महीनों पहले पटना के डीएम दफ्तर में माता पिता के साथ बैठी 10वीं पास खुशबू को एक फोन कॉल आता है। आपकी चिंता न करो, बिहार शासन आपके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों आपको पढ़ाएंगे। 10वीं में तब पास हुई खुशबू को गरीबी की वजह से पढ़ाई आगे न कर पाने और उसके डॉक्टर बनने के सपने में रुकावट की खबर मिलने पर एक फोन तब अब तक के शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान ने ही किया था। डॉक्टर बनोगे? यस सर। बिल्कुल बनोगे? यस सर। प्रभु के आशीर्वाद आपके ऊपर है और आप हम सभी के शुभेच्छाएं। आप चिंता न करो, देश की बेटियों को मोदी जी की शासन में और बिहार में तो नीतीश जी ने बहुत चिंता की बेटियों के बारे में। आप भरोसा रखो। लेकिन काश ऐसे ही देश के हर बच्चे के लिए जरूरी परीक्षा व्यवस्था का जिम्मा धर्मेंद्र प्रधान उठा पाते, जिन्हें अब इस्तीफा देना पड़ा। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब हमारी पहली मांग, जो इस पूरी प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। साल 2000 में ओडिशा की पल्हड़ा सीट से विधायक, 2004 में देवगढ़ सीट से सांसद बनकर सियासत में आगे बढ़ते रहे धर्मेंद्र प्रधान 2014 से लगातार पेट्रोलियम, कौशल विकास, इस्पात मंत्रालय 2021 तक संभालते रहे। 2021 से शिक्षा मंत्री बने, जिन पर 2024 में भी संकट के बादल नीट पेपर लीक के बाद छाए, लेकिन तब धर्मेंद्र प्रधान बच गए। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी छोड़नी पड़ी। जो संगठन के माहिर माने गए, जिन्हें 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में जिम्मा इलेक्शन का दिया गया, जब नीतीश अलग हो गए थे, तब 30 से ज्यादा सीट एनडीए जीती थी। 2014 में झारखंड अस्थिर सियासत जिस राज्य में चलती रहती थी, वहां धर्मेंद्र प्रधान के संगठन वाले नेतृत्व में ऐसी सत्ता दिलाई कि 5 साल का सीएम कार्यकाल पहली बार बीजेपी के रघुवर दास पूरा कर पाए। 2016 में असम में पहली बार बीजेपी का सीएम तभी बना जब चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान रहे। 2017 में उत्तराखंड की जीत धर्मेंद्र प्रधान के चुनाव प्रभारी रहते मिली। अहम बात थी कि हाथ से निकली सत्ता वापस वहां दिलवाई थी। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान रहे तो लगातार दूसरी जीत बीजेपी को मिली। 2024 में हरियाणा में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान रहे तो लगातार तीसरी जीत का इतिहास भी बना। संगठन के शिल्पकार माने जाने वाले धर्मेंद्र प्रधान की जगह वापस अब संगठन में होगी या फिर आगे फेरबदल में वो कोई दूसरा मंत्रालय पाएंगे, ये आगे ही पता चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्र आंदोलन से जुड़े अभिजीत दिपके के माता-पिता ने भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उनके बेटे
की जीत नहीं बल्कि पूरे देश के उन युवाओं की सफलता है जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर आवाज उठाई। दे दिया है, आपका पहला रिएक्शन क्या है इसके? बहुत खुशी हो गई, आज बच्चे फ्री हो गए, बहुत खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई, बहुत खुशी हो गई। अभिजीत के बारे में क्या कहेंगे? अभी आपका जो लड़का है कहीं न कहीं बहुत बड़ी जंग जीत चुका है, आपको कैसा फील हो रहा है? अभी गर्व फील हो रहा है, गर्व से बोलती है कि अभिजीत ने अभी अच्छा काम करा है। बीच में डर लग रहा था उसको मारने की वजह से, मुझे बहुत डर लग रहा था क्या होता है क्या नहीं। उनको जो है जब वो कर रहे थे तो शाही फेंकी गई, आतंकवादी कहा गया, थप्पड़ मारे उसके, तो जब बहुत बुरा लगा रहा था, बहुत नींद नहीं आ रही थी हमको, 3-3, 4-4 बजे तक नींद नहीं, खाना भी नहीं थे, दोनों को भी ऐसा खाना नींद दोनों भी गायब हो गए थे हमारे। 7 जून से ही हमारे घर में ऐसे दिल ही नहीं लगता था। टाइफाइड ही हुआ है ना कल उसको। क्या बोलेंगे आप अभिजीत के लिए, क्या बोलेंगे? अभिजीत के लिए बहुत बड़ा काम करा उसने, उसकी उम्र ही क्या है, 29 साल का वो बेटा है, वो कि इतना बड़ा भी नहीं है, इतने छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया, वो तो बहुत गर्व हो रहा है उससे। और सरकार से कुछ कहना चाहूँ? अभी कुछ नहीं, अच्छा हो गया, सरकार ने जो बच्चे की बात मानी वो बहुत अच्छा हो गया। एक और बड़ी खबर इस समय हम आपको दे दें जो बिहार से आ रही है। बिहार में आज छात्रों का आंदोलन उग्र हुआ। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि सीवान में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने AK-47 से फायरिंग की है। तेजस्वी यादव ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बड़ा आरोप ये तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, जहां पर वो कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से AK-47 से फायरिंग की गई है। रोहित सिंह हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या खबर है? और एक वीडियो भी साथ में पोस्ट किया है तेजस्वी ने। जी सता, आज ये घटना जो है सिवान में घटी है, जब आज जबरदस्त बवाल सिवान में भी देखने को मिला, जहां पर उपद्रवियों ने और प्रदर्शनकारियों ने जो है जमकर बवाल काटा था। उसी दौरान पुलिस को जो है हालात पर काबू पाने के लिए फायरिंग करनी पड़ी है और AK-47 से भी एक पुलिसकर्मी जो है वो फायरिंग करता नजर आ रहा है। साथ ही साथ पिस्तौल जो होती है सर्विस रिवॉल्वर, उससे भी फायरिंग करते हुए जो है 1-2 पुलिसकर्मी जो है वीडियो में नजर आए हैं। यानी कि हालात आज सिवान में इतने ज्यादा खराब हो चुके थे और प्रदर्शनकारी इतने ज्यादा उग्र होकर पूरे शहर में बवाल काटा हुआ था, जिसके बाद पुलिस के पास कोई चारा नहीं बचा ऐसा लगता है और इसीलिए उनको फायरिंग का सहारा लेना पड़ा और ये वीडियो अब वायरल हो गया है। और तेजस्वी यादव ने इसको लेकर आरोप लगाया है कि छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की है। हालांकि इस घटना में कोई घायल, कोई चोटिल नहीं हुआ है, किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन फिलहाल ये वीडियो वायरल है और तेजस्वी यादव ने सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि भाई प्रदर्शन को रोकने के लिए AK-47 का सहारा लिया गया था। श्वेता, शुक्रिया रोहित सिंह इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये वीडियो है, अभी देखना होगा कि